दोस्तों नमस्कार। हम तो लुट गए तेरे इश्क में, जो था वो रहा नहीं, अब मैं क्या हूं ये पता नहीं। शायद इंडी अलायंस का हाल आजकल कुछ ऐसा ही है। 28 दल एक साथ बैठने का प्रयास कर रहे थे और इस उम्मीद से कि शायद अगली सरकार वो खुद बनाएंगे, लेकिन उस दल के मुखिया यानी कि कांग्रेस पार्टी का अपना वजूद खतरे में। हालत यह है कि कुल मिला के हिमाचल के अलावा पूरे नॉर्थ इंडिया में कांग्रेस का सफाया हो गया और हालत ये हो गई है कि अपने ही जो 28 दोस्तों के साथ वो बैठना चाह रहे थे, अब वो बैठना नहीं हो पा रहा। इस पूरे इंटरेस्टिंग खेल के पीछे अगर हम देखें तो सनातन का श्राप साफ दिखता है। कुछ मैं आपके सामने आंकड़े रख रहा हूं ताकि आपको पता लगे कि ये जो मुसीबत आई है कांग्रेस और इंडी गुट में, इनके लिए आने वाले दिन और मुश्किल भरे होने वाले। दोस्तों, पहली मीटिंग हुई थी इस इंडी अलायंस की, जहां पे इसको सोच को रखा गया था कि हम सब इकट्ठे बैठेंगे। वो तारीख थी 23 जून 2023 पटना में। नीतीश कुमार जी ने बड़ी धूमधाम से बीजेपी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ एक अल्टरनेट बनाने का प्रयास किया था। सारे लोग गए, बड़ी बड़ी बातें करी। तब भी मैंने अपने वीडियोस में कहा था कि ये सब चलने वाला नहीं है, क्योंकि जब लीडर एक साथ बैठे इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि जो कार्यकर्ता हो एक दूसरे को एक्सेप्ट कर ले। पूरी जिंदगी जिसके खिलाफ आपने चुनाव लड़ा, पूरी जिंदगी जिसके खिलाफ आपने प्रचार किया, अचानक सारे गिले शिकवे छोड़ के अब आप चाहते हैं कि हम एक साथ बैठ जाएं। नेता तो कर पाएंगे, कार्यकर्ता नहीं कर पाएगा। लेकिन प्रयास जारी रहा और फिर दूसरी मीटिंग हुई 17 जुलाई को, और 17 जुलाई के बाद फिर तीसरी मीटिंग हुई 31 अगस्त को बेंगलोर में। और फिर ये प्रयास किया गया कि हम इसके आगे जो लोकसभा चुनाव है उसकी रणनीति तय करें। यहां तक लग रहा था कि शायद ये लोग एक साथ बैठ पाएंगे, लेकिन असली धमाका हुआ 4 सितंबर को, जब उदयनिधि जो स्टैलिन है, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के बेटे और खुद भी एक मंत्री हैं, उन्होंने कहा इरेडिकेट सनातन धर्म, दुनिया से सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। इनमें और ज्यूज में, इनमें और हमास में जिस तरह से डीएमके ने स्टेटमेंट दिया, उनके नेता ने स्टेटमेंट दिया, वो वही था जो हमास ज्यूज के खिलाफ करना चाह रहा था। आज हालत क्या है हमास की, ये हम सब देख रहे हैं। वहां तो चलो लड़ाई चल रही है, लेकिन उसी सनातन धर्म का प्रकोप इलेक्शन रिजल्ट्स में आपको देखने को मिला इसी हफ्ते। दोस्तों, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। इस बात को हमें समझना होगा कि आप अगर एक देश में किसी समाज को, किसी समृद्ध विचारधारा को अगर आप इज्जत नहीं दे सकते, और अगर आप अपनी ओछी राजनीति के लिए उल्टे सीधे बयान देंगे, तो श्राप तो लगेगा ही। और आज स्थिति क्या है? कल तक जो उदयनिधि बार बार चिल्ला के कह रहे थे कि मैंने तो ये बोला है इरेडिकेट सनातन, क्योंकि डेंगू, मलेरिया, मच्छर, दुनिया भर के एग्जाम्पल दिए। अपने ट्वीट से मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती का भी एग्जाम्पल डाला कि हम इनको सबको हटा देंगे। आज क्या स्टेटमेंट है? चुनाव नतीजे आने के बाद पहला स्टेटमेंट उनका यह आया है कि मेरी बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया,
मैंने इरेडिकेट नहीं कहा था, मैंने कहा था इरेडिकेट डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन उसको सनातन के साथ जोड़ के देखा गया, जिसके कारण पूरे देश में मेरे खिलाफ एक माहौल बना और शायद उसका असर है कि बीजेपी को उसका फायदा मिला। और उसका दूसरा असर ये है कि इंडी अलायंस की जो मीटिंग कल होने वाली थी उसको टालना पड़ा। हकीकत यह है दोस्तों कि अगस्त के बाद 31 अगस्त के बाद स्टालिन ने जब से स्टेटमेंट दिया है उसके बाद इंडी ब्लॉक की मीटिंग नहीं हुई। कारण 28 ग्रुप आपस में ये कैसे समझौता कर लेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल मान्यताएं भी कोई चीज होती, उनके परिवारों में, उनके घर में, इवन उदयनिधि की माताजी खुद रिलीजियस है, खुद मंदिर जाती, लेकिन संस्कार ऐसे आ गए बच्चे में कि उनको खुद अपने संस्कारों के प्रति रिस्पेक्ट नहीं रहा। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि अब तो सब कुछ लुट गया है, कुछ भी नहीं बचा, और हम क्या रह गए ये भी नहीं पता। आज इंडी अलायंस की समस्या ये हो गई। ये तो सिर्फ हमारा आकलन है दोस्तों। अब इंडी अलायंस के कुछ लोगों के बारे में जिन्होंने खुद इस अलायंस को बनाने में प्रयास किया, आज वो लोग क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले तो उन्होंने ये बात कही, अगर हम ये देखें इस पूरे प्रोसेस को लेके, टीएमसी ने ये कहा कि कांग्रेस ने प्रयास किया इंडी अलायंस बनाने का, हमने उसका साथ दिया। हम जब कहते रहे कि आप मीटिंग बुलाओ मीटिंग बुलाओ, वो तैयार नहीं थे। आज जब हार गए, लुट गए, अब ये बोलते हैं कि साहब मीटिंग कर लेते हैं। अब किस लिए, कौन चाहता है मीटिंग, क्यों करनी है मीटिंग? तो टीएमसी के जो नेता हैं अभिषेक बैनर्जी, उनका ये कहना है हमें तो समझ में नहीं आ रहा कांग्रेस मीटिंग क्यों बुलाना चाहती। आम आदमी पार्टी ने तो कांग्रेस को आईना दिखाने का प्रयास किया कि देखिए नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ी पार्टी हम हैं, कांग्रेस कहाँ है हमें नहीं पता। पंजाब और दिल्ली 2 राज्यों में हमारी सरकार है, आप एक छोटे से राज्य हिमाचल में हो, तो नॉर्थ इंडिया में क्या होगा और कैसे होगा इस इंडी अलायंस में हम डिसाइड करें। और जब बात आती है आम आदमी पार्टी की और नॉर्थ इंडिया की, तो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पीछे कैसे रहते। उन्होंने कहा देखिए सबसे बड़े राज्य के रिप्रेजेंटेटिव तो हम हैं, और जब भी देश में प्रधानमंत्री बनता है यूपी तय करता है, तो बाकी आप सब लोग कौन हैं हमें नहीं पता। कांग्रेस की समस्या ये हो गई है कि जितने भी गठबंधन दल हैं वो कांग्रेस को अब लायबिलिटी मानने लगे। जहां कांग्रेस चुनाव में उतरी थी ये सोच के कि इस डॉट डॉट अलायंस का वो सबसे बड़ा डॉट है, वो एक्चुअली सबसे बड़े अलायंस के लिए फुल स्टॉप बन गई। ना आगे जा पा रहा है अलायंस, ना कुछ कर पा रहा है, क्योंकि एक पूर्ण विराम लग गया है अलायंस की एक्टिविटी में। दूसरी तरफ जो लेफ्ट पार्टियां हैं इस अलायंस में, उनका ये कहना है कि कांग्रेस ने जिस तरह से सॉफ्ट हिंदुत्व का प्रचार किया या उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करी, खासकर मध्य प्रदेश में, ये गलत था। आप सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं अपनाना चाहिए, आपको सेक्युलरिज्म अपनाना चाहिए। तो सेक्युलरिज्म की परिभाषा इरेडिकेट सनातन धर्म। और जो हम सब देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में सेक्युलरिज्म का मतलब होता है एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स, और लेफ्ट पार्टियां चाहती हैं कि इस देश में जहां मेजॉरिटी 80% वोट हिंदू हैं, वहां पे सेक्युलरिज्म के नाम पे एंटी हिंदू स्टेटमेंट दे के आप चुनाव जीते। और इसीलिए आज एक और डीएमके के नेता ने ये बोला है कि बीजेपी जहां जीती है वो सब गौमूत्र राज्य है। शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि वहां पे तमिलनाडु की तरह खुली शराब बिकती है और लोग परेशान हैं। और अगर गौमूत्र भी है तो गाय तो भारतीय संस्कृति में माता है, और अगर माता का आशीर्वाद मिलता है किसी भी रूप में, तो उसमें शर्म क्यों आती है डीएमके को।
उनकी क्या कल्चर है ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें इस बात से कोई शर्म नहीं है कि गौमूत्र प्रदेश है, बिल्कुल है। क्योंकि अगर हर घर में अगर गाय रखने की परंपरा है और गायों का सम्मान करने की परंपरा है, तो उनके मूत्र से विरोध कैसे, नफरत कैसी? क्या आपके अपने घर में जो सम्मानित व्यक्ति होते हैं, आप उनके किसी भी आचरण को क्या बुरा मानते हैं? इस बात को सोचने की बात है, ये संस्कृति की बात है। अनफॉर्चुनेटली डीएमके के लोगों को सांस्कृतिक विरासत के बारे में कुछ नहीं पता। ये दुख की बात है कि हिंदू धर्म के सबसे ज्यादा अच्छे मंदिर तमिलनाडु में, लेकिन डीएमके को भारतीय संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत से कोई लेना देना। शायद कुछ साल और ये पार्टी भी कहीं ना कहीं लुप्त हो जाएगी, बहुत दिन नहीं चलेगी। उमर अब्दुल्ला ने साफ कहा कि जो हालात इंडी अलायंस का बन गया है, मुझे नहीं लगता इस अलायंस का कोई फ्यूचर है। ईमानदारी से एक लीडर में इतनी हिम्मत थी कि जो सच बोल सके। इसी तरह से आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बाकी जो काम हो रहे हैं उसका असर भी इंडी अलायंस पे होगा। अब 6 तारीख की मीटिंग तो टल गई, अब शायद 10 दिन बाद दोबारा होगी। मुझे लगता है कि ये मीटिंग जब जो संसद का सदन चल रहा है इसके खत्म होने से पहले होगी, क्योंकि संसद की जब कार्रवाई चलती है तो उस समय ज़्यादातर जो नेता हैं वो दिल्ली में होते हैं, जितने एमपीज हैं। तो आपके सिर्फ कुछ नेताओं को दिल्ली ट्रैवल करना है, बाकी सब दिल्ली के आसपास ही मिल जाएंगे। हो सकता है एक प्रयास हो इंडी का, इस पूरे घटनाक्रम में संसद जब सत्र खत्म हो उससे पहले एक बार और प्रयास किया जाए। अगर ये अभी नहीं कर पाए तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया। मेरे ख्याल से मुश्किल से 120 दिन की बात हो रही है। 120 दिन में 28 दलों को मनाना, इसका मतलब यह है कि हर दल को हर चौथे दिन अपनी रणनीति शेयर करनी होगी कि वो क्या सोच रहे हैं, कौन सी सीटें हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। क्या ये हो पाएगा? वक्त बताएगा। लेकिन दोस्तों एक बात तो पक्की है, सनातन का श्राप इंडी गैंग को लग गया। अब इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि मिलेंगे तो क्या मुद्दे पे बात करें। शायद पहली मीटिंग में वो कांग्रेस को कोसेंगे, और शायद कांग्रेस में और बाकी दलों में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो डीएमके के नेताओं द्वारा एंटी हिंदू और एंटी सनातन जो स्टेटमेंट्स लगातार दिए जा रहे हैं उस पर जवाब पूछें। वो पूछें या ना पूछें, देश की जनता तो इन सब नेताओं से ये पूछेगी कि जब आप मिले थे तो आपने डीएमके के नेताओं से माफी मांगने को कहा या नहीं? क्या भारतीय संस्कृति में और सनातन संस्कृति में आप लोगों का विश्वास है या नहीं? क्या आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाएं, इस तरह के भद्दे स्टेटमेंट क्या इंडी अलायंस के लोग देंगे? जब तक आप जनमानस की इज्जत नहीं करेंगे, उसके संस्कारों की, संस्कृति की इज्जत नहीं करेंगे, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वोट आपको मिले? मुश्किलें बहुत हैं। बहुत कुछ खो दिया है इन चुनावों में इंडी अलायंस ने। जहां पे इन्होंने शुरुआत की थी, अब ये उससे भी पीछे चले गए। और देखिए, मैंने जैसे शुरू में कहा कि अभी तक, जून से लेकर अभी तक ऑलमोस्ट 5 महीने हो गए, ये कुछ नहीं कर पाए। और अब इनकी हालत ये है कि जिस स्थिति में ये जून में थे, आज उससे भी ज्यादा खराब स्थिति में। तो जब 5 महीने में ये लोग कुछ नहीं कर पाए, तो अब तो सिर्फ 4 महीने ही बचे हैं। ये क्या कर पाएंगे? ये सोचने की बात। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इंडी अलायंस का फ्यूचर है? और अगर फ्यूचर नहीं है तो इसका क्या होगा? कौन जिम्मेवार है इसकी बर्बादी का? मुझे लगता है
कि ये कलेक्टिव फेलियर है। ये लोग आपस में फैसला ही नहीं कर पा रहे कि इनको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। कहीं ना कहीं मैं दोबारा कहूँगा, सनातन का श्राप लग गया और इंडी गुट बर्बाद हो गई। अभी तो राम मंदिर उद्घाटन बाकी है और बहुत कुछ होना बाकी है। कहाँ कहाँ तक ये लोग झेल पाएंगे और भाग पाएंगे, कैसे जनता में जाके अपनी इज्जत बचा पाएंगे सनातन धर्म को बदनाम करके या उसके खिलाफ उल्टी सीधी बात करके। मुश्किल दिन है, क्योंकि देखिए, अगर आप पैसों को लेके, किसी और चीज को लेके अगर आप इंसल्ट करते हैं तो लोग भूल जाते हैं, लेकिन अगर आप कल्चरल वैल्यूज को लेके इंसल्ट करेंगे तो ये घाव बहुत गहरा होता है। हर आदमी, खासकर वो लोग जो सुबह शाम अपनी आस्था के साथ जुड़े होते हैं, उनको इस तरह के स्टेटमेंट देने वाले लोगों को माफ करना शायद मुश्किल हो जाता है और उसका असर चुनाव पे भी दिखता है। आपका क्या कहना है दोस्तों? क्या होगा इंडिया अलायंस का आने वाले दिनों में? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।